My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ क्लास से कुछ वीडियोज में हम सभी लोगों ने जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी या जनरल साइंस अर्थात सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं। इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने 80 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो रिलेटेड होंगे आपके जीके या जीएस, दैट इज जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल साइंस अर्थात सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से। और ये जितने भी प्रश्न होंगे ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगे। ये आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न संख्या 81 होगा, क्योंकि इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में हम सभी लोगों ने 80 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। तो पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न संख्या 81 कहता है कि IAAF का मुख्यालय स्थित है, दैट इज IAAF का मुख्यालय कहां पर स्थित है और द हेडक्वार्टर ऑफ IAAF इज सिचुएटेड इन, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प में ए स्विट्जरलैंड, बी साउथ अफ्रीका, सी जर्मनी, डी मोनाको। अर्थात IAAF का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो स्विट्जरलैंड में स्थित है या दक्षिण अफ्रीका में स्थित है या जर्मनी में स्थित है या मोनाको में स्थित है। तो कहां पर स्थित है आपने अध्ययन किया होगा। कहां पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स? IAAF का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, जर्मनी नहीं, बल्कि मोनाको में सिचुएटेड है, स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, IAAF से अभिप्राय है, जो हमारा मीनिंग है, दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, प्रेजेंटली नोन एज वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसको वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स कहा जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय है वो मोनाको, फ्रांस में स्थित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। IAAF दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसको हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर मोनाको, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 82, क्वेश्चन नंबर 82। द क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है। एक, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंड योर ऑप्शंस आर अ फंडामेंटल राइट, अ लीगल राइट, अ नेचुरल राइट और अ मोरल राइट। अर्थात भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार जो है वह एक मौलिक अधिकार है या एक कानूनी अधिकार है या एक प्राकृतिक अधिकार है या एक नैतिक अधिकार है। तो आपने अध्ययन किया होगा भारतीय संविधान के तहत जो संपत्ति का अधिकार है और राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है? इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉट नेचुरल राइट, नॉट मोरल राइट, बट इट इज अ लीगल राइट और कानूनी अधिकार। भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, वह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्न संख्या 83। प्रश्न है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी द 2028 समर ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। अर्थात 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं वे कहां पर आयोजित होंगे या किस शहर में आयोजित होंगे, ये प्रश्न है। और आपके ऑप्शन है, योर ऑप्शंस आर ए एम्स्टर्डम, बी टोक्यो, सी लॉस एंजल्स एंड डी पेरिस। अर्थात 2028 समर ओलंपिक गेम्स जो आयोजित होने वाले हैं, वो जो ऑर्गेनाइज होंगे, वो कहाँ होंगे? एम्स्टर्डम में होंगे, टोक्यो में होंगे, लॉस एंजल्स या पेरिस में। तो कहाँ पर होंगे? आपने पढ़ा होगा एम्स्टर्डम नहीं, टोक्यो नहीं, पेरिस नहीं, बल्कि लॉस एंजल्स में 2028 के समर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे, आयोजित होंगे। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द 2028 समर ओलंपिक्स, दैट इज XXXIV means 10, 20, 30 and 34. 34th Olympiad is an
upcoming international multi-sport event scheduled to take place from 14th July to 30th July 2028 in Los Angeles, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 14 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में 2028 का समर ओलंपिक आयोजित होगा। इसलिए यहां पर जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, प्रश्न संख्या 84। प्रश्न है 1984 का कोर्टाजन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? द कोर्टाजन डिक्लेरेशन ऑफ 1984 डील्स विथ, एंड योर ऑप्शंस आर ए फ्रॉम वीमेन, बी फ्रॉम रिफ्यूजीज, सी फ्रॉम चिल्ड्रेन एंड डी फ्रॉम पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज। अर्थात कोर्टाजन घोषणा पत्र 1984 का जो है वह स्त्रियों से संबंधित है, शरणार्थियों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है या विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? द कोर्टाजन डिक्लेरेशन ऑफ 1984 इज रिलेटेड विथ not from women, not from children, not from persons with disabilities, but it is related with the refugees। अर्थात यह शरणार्थियों से संबंधित है। So here the B option is the right option, शरणार्थियों से refugees। कोर्टाजन डिक्लेरेशन ऑन refugees adopted by the Colloquium on the international protection of refugees in Central America, Mexico and Panama, Cartagena de Indias, Colombia, 22nd November 1984। तो इस तरह से here the B option is the right option। next question, question number 85, प्रश्न संख्या 85। प्रश्न है how many events in heptathlon, हेप्टाथेलॉन में कितने खेल होते हैं, कितनी घटनाएं होती हैं? एंड योर ऑप्शंस आर A 5, B 7, C 9 एंड D 10। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न है कि जो हेप्टाथेलॉन्स गेम्स होता है, एथलेटिक्स होता है, इसमें कितने खेल या कितनी घटनाएं होती हैं? तो नाम जो हेप्टा नाम होता है, हेप्टा का अर्थ ही होता है 7। सो हियर द 7 जो ऑप्शन है, 7 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन और बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें हेप्टाथेलॉन में 7 घटनाएं या 7 खेल होती हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक हेप्टाथेलॉन 7 घटनाओं से बना एक ट्रैक और फील्ड संयुक्त कार्यक्रम प्रतियोगिता है। 7 इवेंट्स ऑफ हेप्टाथेलॉन आर, इसमें जो 7 इवेंट्स हैं या 7 खेल हैं, 7 घटनाएं हैं, वो क्या है? 100 मीटर हर्डल्स है पहला, दूसरा 200 मीटर रेस है, तीसरा 800 मीटर रेस है, चौथा हाई जंप है, पांचवा लॉन्ग जंप है और छठा शॉर्ट पुट है और सातवां जैवलिन थ्रो है। तो इस तरह से देखा जाए कुल 7 स्पोर्ट्स या 7 गेम या 7 घटनाएं, 7 इवेंट्स होती हैं हेप्टाथेलॉन में। 100 मीटर हर्डल रेस, 200 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, हाई जंप रेस, लॉन्ग जंप रेस, शॉर्ट पुट एंड जैवलिन थ्रो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, प्रश्न संख्या 86। प्रश्न है देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज, एंड योर ऑप्शंस आर ए INS विक्रमादित्य, बी INS विराट, सी INS विक्रांत, डी IS विराट। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछे जा सकते हैं कि देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है और द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज, तो कौन सा है? INS विक्रमादित्य नहीं है, INS विराट भी नहीं है, IAS विराट भी नहीं, बल्कि IAS विक्रांत है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, IAS विक्रांत, दैट इज इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर शिप या इंडियन नेवल शिप विक्रांत, INS विक्रांत या IAS विक्रांत, ये जो ऑप्शन है ये सही है। हम इसको IAS या INS विक्रांत कर सकते हैं। IAS से अभिप्राय है इंडियन एयरक्राफ्ट शिप और INS इंडियन नेवल शिप। तो ये क्या है? INS विक्रांत या IAS विक्रांत इसका सही उत्तर है। इंडिया हैज कमीशन्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत एट द सेरेमनी इन द साउदर्न स्टेट ऑफ द केरला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, प्रश्न संख्या 87। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में चूसक परागनली पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सकर पोलन ट्यूब फाउंड? एंड योर ऑप्शंस आर ए इन पाइनस, बी इन साइकस, सी इन हिबिस्कस एंड डी इन एलियम। अर्थात पाइनस में, साइकस में, हिबिस्कस में या एलियम में। तो चूसक परागनली या सकर पोलन ट्यूब किस में पाई जाती है? एलियम नहीं, हिबिस्कस नहीं, साइकस नहीं, बल्कि पाइनस में पाई जाती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पाइनस जो होता है इसको चीड़ भी बोल सकते हैं। तो पाइनस में जो है चूसक परागनली या सकर पोलन ट्यूब्स पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 88। प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, एंड योर ऑप्शंस आर 1980,
बी है 1982, सी है 1984 एंड डी है 1986। अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1980 में हुई थी या 1982 में हुई थी या 1986 में हुई थी या 1984 में हुई थी। ये प्रश्न है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम साई के नाम से भी जानते हैं, वह कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? आपके विकल्प 1980, 1982, 1984 या 1986। तो कब हुआ? साई या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 80 नहीं, 82 नहीं, 86 नहीं, बल्कि 1984 में हुआ है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज साई, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1984। भारत सरकार ने जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, प्रश्न संख्या 89। प्रश्न है, जीवाणुओं में नहीं होता है, डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो जीवाणुओं में नहीं होते हैं? जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें है ए सेल वॉल या कोशिका भित्ति, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी जीव द्रव्य कला या प्रोटोप्लाज्म। तो क्या नहीं होता है बैक्टीरिया में या जीवाणुओं में? प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, राइबोसोम नहीं होते, सेल वॉल नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, जीवाणु या बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति होती है, राइबोसोम होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 90, क्वेश्चन नंबर 90। प्रश्न है, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स इन कबड्डी टीम? एंड योर ऑप्शंस आर ए 8 प्लेयर्स, बी 5 प्लेयर्स, सी 7 प्लेयर्स एंड डी 12 प्लेयर्स। आपने कबड्डी अवश्य खेला होगा। तो कबड्डी जो खेल है, गेम है, स्पोर्ट्स है, इसमें कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में? तो 8 नहीं, 5 नहीं, 12 नहीं, बल्कि 7 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ईच टीम इन कबड्डी मैच हैज 7 प्लेयर्स। द टीम कैन ऑल्सो हैव 3 और 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स ऑन द बेंच। अर्थात कुल 7 प्लेयर होते हैं और जो 3 या 5 जो है उसके साथ सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी रखे जा सकते हैं। लेकिन एक टीम में एक समय जब खिलाड़ी खेलते हैं कबड्डी का खेल तो 7 प्लेयर होते हैं ग्राउंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, प्रश्न संख्या 91। प्रश्न है, तालाब या पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग is the primary producer in the pond ecosystem? And your options are A fungus, B algae, C virus and D bacteria। अर्थात जो तालाब या पोखर पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो प्राथमिक उत्पादक है वह एक कवक है या एक शैवाल है या एक विषाणु है या एक जीवाणु है। तो क्या है? तालाब या पारिस्थितिक तंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन पॉन्ड इकोसिस्टम, फंगस नहीं है, वायरस नहीं, बैक्टीरिया नहीं, बल्कि क्या होता है? अलगी या शैवाल होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अलगी और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, प्रश्न संख्या 92। प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, डेकाथलॉन प्रतियोगिता में कौन भाग लेता है? हु कंपीट्स इन अ डेकाथलॉन कंपटीशन? एंड योर ऑप्शंस आर ए मेल, बी फीमेल, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव। अर्थात जो डेकाथलॉन कंपटीशंस होते हैं या डेकाथलॉन प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें पुरुष प्रतिभाग करते हैं या महिलाएं करती हैं, दोनों करती हैं, दोनों में से कोई नहीं। तो कौन करता है? डियर स्टूडेंट्स, दोनों नहीं करते हैं पुरुष और महिलाएं, बल्कि कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मेल कंपीट्स इन अ डेकाथलॉन कंपटीशन, अर्थात डेकाथलॉन प्रतियोगिता जो होती है उसमें पुरुष भाग लेते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द डेकाथलॉन इज contested mainly by the male athletes while female athletes typically competes in heptathlon। जो हेप्टाथलॉन होता है उसमें फीमेल या महिलाएं भाग लेती हैं, लेकिन डेकाथलॉन जो होता है उसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, मेल मेंबर्स या मेल एथलीट्स ही भाग लेते हैं, जो पुरुष खिलाड़ी होते हैं वही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, प्रश्न संख्या 93। प्रश्न है, मेढक की रंग बदलने की क्षमता कहलाती है? द एबिलिटी ऑफ द फ्रॉग टू चेंज कलर इज कॉल्ड। एंड योर ऑप्शंस आर ए मिमिक्री, बी मेटाक्रॉसिस, सी कैमोफ्लेज एंड डी ऑल ऑफ द एबव। मिमिक्री, मेटाक्रॉसिस या छलावरण या उपरोक्त सभी। तो मेढक जो होता है, जो फ्रॉग होता है, उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपना रंग बदल सकता है। सो द एबिलिटी ऑफ फ्रॉग टू चेंज कलर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? मेटाक्रॉसिस नहीं कहते, कैमोफ्लेज नहीं कहते, बल्कि दैट इज नोन एज मिमिक्री। उसको मिमिक्री कहा जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Frogs have the ability to change color to hide themselves from enemies। जो चेंज कलर करता है, जो फ्रॉग होता है या मेढक होता है, जो अपना रंग बदलता है, वो अपने दुश्मनों से अपना बचाव करने के लिए उसके अंदर ये क्षमता होती है कि अपना कलर चेंज कर सकता है। दिस प्रोटेक्टिव कोलैबोरेशन, दिस
प्रोटेक्टिव कलरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर इज कॉल्ड मिमिक्री। और यह जो क्षमता होती है उनके अंदर सुरक्षा की, उसको हम मिमिक्री के नाम से जानते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, प्रश्न संख्या 94। प्रश्न है राष्ट्रीय खेल संस्थान और NIS की शुरुआत कब हुई? When did the National Institute of Sports, that is NIS, started? And your options are A in 1957, B in 1960, C in 1961 and D in 1964। अर्थात राष्ट्रीय खेल संस्थान की शुरुआत कब हुई? 1957, 1960, 1961 या 1964 में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की जो शुरुआत हुई कब से स्टार्ट हुआ? 60 नहीं, 64 नहीं, 57 नहीं, बल्कि फ्रॉम 1961 या 1961 से ये स्टार्ट हुआ। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, कॉमनली नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए NIS, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, या उसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, इज द एकेडमिक विंग ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज साई, एंड एशियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन सिटी ऑफ पटियाला, वाज फाउंडेड ऑन 7 मई 1961। तो कहाँ पर स्थित है? ये पटियाला में स्थित है, और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। और इसकी स्थापना कब हुई? 7 मई 1961 को हुई। तो ये 1961 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, प्रश्न संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है वन को डैश भी कहा जाता है? फॉरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, एंड योर ऑप्शंस आर ए लंग ऑफ अर्थ, बी हार्ट ऑफ अर्थ, सी ब्रेन ऑफ अर्थ, और डी नन ऑफ द एबव। अर्थात जो वन होते हैं उनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, पृथ्वी का हृदय भी कहते हैं, पृथ्वी का मस्तिष्क भी कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वन जो होते हैं, चूंकि वन या पौधों के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तो इसीलिए वनों को पृथ्वी का क्या कह सकते हैं? हम लंग कह सकते हैं, फेफड़ा कह सकते हैं। सो वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, और फॉरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज लंग ऑफ अर्थ। सो इन दिस वे हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, और बी, सी और डी जो है वो गलत है। यहाँ पर ए विकल्प सही है। फॉरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज लंग ऑफ अर्थ, या वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, प्रश्न संख्या 96। प्रश्न है डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? डेड बॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? एंड योर ऑप्शंस आर ए बास्केटबॉल, बी कबड्डी, सी वॉलीबॉल एंड डी कुश्ती या रेसलिंग। तो डेड बॉल जो होता है किस खेल से संबंधित है? प्रश्न है डेड बॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो आप देखेंगे रेसलिंग, कुश्ती में तो बॉल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर बचा कबड्डी में भी बॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में डेड बॉल नहीं होता, बल्कि जो बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल का खेल, इसमें डेड बॉल होता है। क्रिकेट में डेड बॉल होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बास्केटबॉल। अब जो डेड बॉल है, इन बास्केटबॉल मोस्ट और एनी टाइम प्ले इज स्टॉप्ड, जब प्ले स्टॉप हो जाता है द बॉल इज कंसिडर्ड टू डेड। जब बास्केटबॉल में खेल बंद होता है या रुक जाता है तो उस समय कहा जाता है कि बॉल क्या है? बॉल इज डेड, या डेड बॉल है। इसी तरह से क्रिकेट में भी डेड बॉल का कंसेप्ट होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 97, क्वेश्चन नंबर 97। प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में रंगों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ कलर इन ओलंपिक फ्लैग? जो ओलंपिक का फ्लैग होता है, इसमें जो रंग है फ्लैग में या झंडे में, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, ये प्रश्न है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट्स? आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है नीला, काला, हरा, पीला, लाल, अर्थात ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो एंड रेड। बी ऑप्शन है नीला, काला, हरा, लाल, पीला, अर्थात ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड एंड येलो। सी ऑप्शन आपका है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। इसी तरह से आपका देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन है नीला, काला, लाल, पीला और हरा। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात ओलंपिक ध्वज में जो रंगों का सही क्रम है वह क्या है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ कलर इन ओलंपिक फ्लैग? तो क्या है, यदि आप ओलंपिक फ्लैग को देखे होंगे तो जो ओलंपिक का ध्वज है उसमें जो रंगों का सही क्रम है वो क्या है? सबसे पहले नीला है, देन पीला है, देन काला है, देन हरा है, देन लाल है, दैट इज ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए, बी और डी गलत है, बल्कि सी ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है।
नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। द ओलंपिक फ्लैग हैज ए व्हाइट बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड जो होता है व्हाइट होता है, विद 5 इंटरलेस्ड रिंग इन द सेंटर। और जो रिंग होते हैं ब्लू होते हैं, येलो होते हैं, ब्लैक होते हैं, ग्रीन होते हैं और रेड होते हैं। उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैग दिखाई दे रहा है, जो ओलंपिक का फ्लैग होता है वो दिख रहा है। और इस फ्लैग में आप देखेंगे तो जो कलर्स हैं, जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर है वो क्या है, सबसे पहले आप देखिए नीला है, दिन पीला है, दिन काला है, दिन हरा है और उसके बाद लाल है। तो इस तरह से क्रम क्या हो गया, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो इस यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 98, क्वेश्चन नंबर 98। प्रश्न है वर्तमान में आईफा आईफा दैट इज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? हु इज करेंट आईफा प्रेसिडेंट? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट वर्तमान समय में कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आपके कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जा सकता है। योर ऑप्शंस आर ए प्रफुल्ल पटेल, बी कल्याण चौबे, सी रंजीत बजाज एंड डी भाईचुंग भूटिया। तो कौन है आईफा या अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल नहीं है, रंजीत बजाज भी नहीं है, भाईचुंग भूटिया भी नहीं, बल्कि कौन है, कल्याण चौबे जी जो है अभी 2022 में 2022 में बनाए गए वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? कल्याण चौबे जी हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है, कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, प्रश्न संख्या 99 प्रश्न है, व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, कब प्रतिभाग किया था? आपके विकल्प है ए इन 1896 अर्थात 1896 में, या बी 1900 में, 1900 में, सी 1904 या 1904 में एंड डी है इन 1928 अर्थात 1928 में। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब प्रतिभाग किया था, कब भाग लिया थे? प्रश्न है व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपने पढ़ा भी होगा, आप जीएस में पढ़े होंगे कि जो इंडियन टीम या इंडिया जो है ओलंपिक खेलों में सबसे पहली बार कब प्रतिभाग किया था, कब किया था? 1896 नहीं, 1904 नहीं, 1928 नहीं, बल्कि 1900 में भारत की पहली प्रतिभागिता जो है ओलंपिक खेलों में हुई थी। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इन 1900 या 1900 में। ध्यान दीजिए, ओलंपिक खेल में भारत ने सर्वप्रथम 1900 में या 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड, किसने भाग लिया था? सिर्फ एक खिलाड़ी ने भाग लिया था जिनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड, और वो भी क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। नॉर्मन प्रिजार्ड के साथ भाग लिया और जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। ध्यान दीजिए, जब उन्होंने 1900 में भाग लिया नॉर्मन प्रिजार्ड ने भारत की तरफ से, तो उन्होंने 2 रजत पदक जीता था। और उसके उपरांत 1922 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में देश ने पहली बार एक टीम भेजी और उसके बाद हर ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत की प्रतिभागिता होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बार भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? 1900 में भाग लिया। भारत की तरफ से एक एंग्लो इंडियन जिनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड, उन्होंने भाग लिया और उन्होंने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। और उसके बाद 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में देश ने पहली बार अपनी एक टीम भेजी और उसके बाद हर ग्रीष्मकालीन खेल में भारत की टीम जाती है, भारत की प्रतिभागिता होती रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 100, प्रश्न संख्या 100। प्रश्न है, व्यायाम के बाद थकान का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फैटीग आफ्टर एक्सरसाइज? एंड योर ऑप्शंस आर ए ऑक्सीजन सरप्लस या ऑक्सीजन की अधिकता या अधिशेष ऑक्सीजन या अतिरिक्त ऑक्सीजन, बी है ऑक्सीजन डेप्थ या ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की ऋण, सी है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल या कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का बढ़ जाना, एंड डी है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल का होना। तो व्यायाम के बाद थकान का जो मुख्य कारण है वो क्या है? ऑक्सीजन सरप्लस नहीं है, ऑक्सीजन डेप्थ नहीं कह सकते हैं हम, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि लैक्टिक एसिड जो होता है यह मुख्य कारण होता है थकान का। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द अनवांटेड लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन की मदद से जो लैक्टिक एसिड होता है, इस लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट किया, तोड़ा जाता है, CO2 एंड H2O में तोड़ा जाता है। लेकिन
चूंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो उसमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और ये लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, तो इसी कारण से थकान लगती है। सो व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू कीप अप विद द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन डेप्थ एंड मस्कुलिन फैटिग अकर। अर्थात जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, उस इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण जो लैक्टिक एसिड बनता है वो लैक्टिक एसिड जो है ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेप्ट होता है और मस्कुलर फैटिग होता है। अर्थात लैक्टिक एसिड के कारण ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन डेप्ट होती है और मस्कुलर फैटिग होता है या मसल्स में या मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, मांसपेशियों में थकान होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यायाम के बाद थकान का मुख्य कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल होता है। सो इन दिस वे इन टूडेज क्लास, आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोगों ने आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और वे भी अपनी तैयारी को आगे से अच्छे से बढ़ा सकें आगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। साथ ही साथ आप में से जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के देख पाएं, सर्च कर पाएं, ढूंढ पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। अब हम जल्द ही मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, जो कि रिलेटेड होंगे आपके जीएस और जीके से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।